Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the EduExcel and e-learning platform. My name is Mazharuddin, your chemistry educator. EduExcel आप लोगों के लिए लेके आया है ऑनलाइन फ्री कोर्सेज। जो भी बच्चे क्लास 6, 9th और 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। आज क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए फी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। क्लास 6 एंट्रेंस के लिए हमारी ऑनलाइन फीस रहने वाली है 1999 और ऑफलाइन की फीस रहने वाली है 3499। इसी तरीके से क्लास 9th और 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ऑनलाइन की फीस रहने वाली है 2999 और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की फीस रहने वाली है 4499। 11th एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन की फीस 3999 और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की फीस है 5499। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का बेस है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो किस टाइप का है और उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। यही हमारे चैप्टर का नाम है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं क्लास 11th एंट्रेंस के लिए क्लास 10th का एक टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक क्विक रिवीजन रहने वाला है हमारा ये चैप्टर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको बस एक रिवीजन चाहिए और कुछ 20 एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करने वाले हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटा फर्क ये पड़ता है कि जो भी चीजें आपने उस चैप्टर में पढ़ी हैं क्या वो क्वेश्चंस पर अप्लाई हो रही है, उसके मुताबिक क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये हमको समझ में आता है। इसलिए आज हम पहले क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे 20 एमसीक्यूज। चलिए, नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो नाम से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कोई भी केमिकल कैसे रिएक्शन करता है और क्या इक्वेशन उसकी लिखी जाती है। ये हमारा चैप्टर है। पहली स्लाइड हम लोग देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। पहले तो हमको ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। आइए देखते हैं। द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स यानी कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस। इस केमिकल रिएक्शन के बाद दो तरीके का चेंज हमको देखने को मिल सकता है। दो तरीके के चेंज कौन कौन से? पहला चेंज होगा फिजिकल चेंज, यानी कि उसके अपीयरेंस में चेंज आ जाएगा, उसके कलर में चेंज आ जाएगा। दूसरा चेंज है उसमें केमिकल चेंज, उसके क्रिस्टल्स में चेंज आ जाएगा, उसके कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाएगा, उसके नेचर में चेंज आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक फिजिकल चेंज होता है। बर्फ पहले सॉलिड स्टेट में थी, बाद में वो लिक्विड बन गई, इसी को बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना। पहले सॉलिड स्टेट में थी, बाद में लिक्विड स्टेट में आ गई। ये एक फिजिकल चेंज है, आपको समझ में आ गया होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है? जब फेरस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड Fe2O3। इसी को रस्टिंग बोलते हैं। वाटर की प्रेजेंस में, वाटर भी होना चाहिए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल चेंज। इसमें किसी भी एलिमेंट का पुराना बॉन्ड टूटा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज व्हाई दिस इज केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी आपने देखा होगा घर में कहीं ना कहीं, दूध से दही का बनना, ये भी एक केमिकल चेंज होता है। तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा? हमने बस एक बात जानी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, किन्हीं दो डिफरेंट एटम्स के बीच में एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद आपको दो तरीके का चेंज देखने को मिलेगा। पहला चेंज है आपका फिजिकल चेंज, दूसरा चेंज है आपका केमिकल चेंज।
ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है ये एक क्विक रिवीजन है, तो आपको बस बेसिक बेसिक लेके चलना है और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या बेसिक डिफरेंस है। पहली बात, फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है, और अगर केमिकल चेंज हो गया किसी भी कंपोनेंट के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो परमानेंट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, बस उसका अपीयरेंस चेंज हो जाए, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। जैसे आइस को अगर हम मेल्ट कर दें तो क्या उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा? क्या उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं, वो तब भी H2O रहेगा, ये तब भी H2O रहेगा। क्या चेंज होगा? सिर्फ उसका अपीयरेंस। देयर इज नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, देयर इज चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और यहां केमिकल चेंज में अगर आप देखें तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जो कि एंटायरली डिफरेंट होगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहले था उससे, और इस नए केमिकल चेंज के बाद बनने वाले कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम ही चेंज होंगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। आप आइस से लिक्विड बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। कैसे? उसको हीट देके, ये एक स्टेट बदल गई इसकी, दोबारा से उस पिघले हुए लिक्विड को यानी कि वाटर को हम आइस बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। और केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। सिंपल फिजिकल मेथड से इसके चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब इन फिजिकल चेंज, एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल चेंज। और इस बेस पे केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन दो तरीके का हो गया। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, इस बेस पे दो तरीके का केमिकल रिएक्शन आपको पता चल गया। कौन सा? एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक, है ना। आइए देखते हैं। एनी चेंज दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसा चेंज किसी केमिकल के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है, उसको हम कहेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। चले भाई, ये बेसिक चीज हमको पता चल गई कि क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। द रिप्रेजेंटेशन, आपने क्या किया? आपने केमिकल रिएक्शन करवाया, आपने केमिकल आरएक्सएन लिख रहे हैं बेटा हम रिएक्शन को, आरएक्सएन शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी भी कभी कभी आदमी लिखता है तो रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। जब आपने केमिकल रिएक्शन कराया तो क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। उस केमिकल चेंज के बाद जब आप किसी इक्वेशन को लिखेंगे, उसी चीज को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। ये देख लीजिए, हमारे पास मैग्नीशियम था, हमारे पास ऑक्सीजन था, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट क्या मिला हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? ये हमारे पास लिखा हुआ है वर्ड में, तो इसलिए हम इसको कहेंगे वर्ड इक्वेशन। यहां पे लिखा हुआ है इनका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, इसलिए हम इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया आपको? ठीक है, देख लेते हैं। The representation of chemical reactions in the form of formula of reactants and products separated by an arrow mark is called chemical equation. जब दो प्रोडक्ट्स को मिला के दो रिएक्टेंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाए और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाए रिएक्टेंट्स को, राइट हैंड साइड पे लिखा जाए प्रोडक्ट्स को, बीच में एक एरो लगाया जाए, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। दो तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, एक होती है वर्ड इक्वेशन, दूसरी होती है केमिकल इक्वेशन। जब उसके देखिए, एक बात आपको पता होगी, क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एक रिप्रेजेंटेशन होती है मैग्नीशियम की, ये Mg, आप इसको पूरा का पूरा मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं। जब आप पूरा मैग्नीशियम लिखेंगे
और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस तरीके से दिखाएंगे तो उसको कहा जाएगा वर्ड इक्वेशन। जब आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे तब उसको कहेंगे हम केमिकल इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं। आपको इसमें क्या याद रखना है? याद रखना है कि केमिकल इक्वेशन वो चीज होती है जब भी किसी दो कंपाउंड या दो एलिमेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और एक नया प्रोडक्ट बनेगा, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो तरीके से लिखी जा सकती है, एक वर्ड इक्वेशन, दूसरी केमिकल इक्वेशंस। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? एक एग्जांपल हम हमेशा देते हुए आते हैं कि आप अगर 2 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे चाय बनाने के लिए तो चाय 5 कप तो नहीं बनेगी, है ना। 2 कप दूध का आपने इस्तेमाल किया है चाय बनाने के लिए तो चाय 2 कप ही बनेगी। समझ में आया? ऐसे ही जितना रिएक्टेंट आप इस्तेमाल करोगे आपको प्रोडक्ट उतना ही मिलेगा। ठीक, अगर आपने एक मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया है रिएक्टेंट्स में तो प्रोडक्ट में भी आपको एक ही मैग्नीशियम मिलेगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना या बैलेंस इक्वेशन। समझ में आ गया? पढ़ लेते हैं। द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट। इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हम खड़े हुए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। जितना एटम हमने लेफ्ट हैंड साइड पे यूज किया है उतना ही नंबर ऑफ एटम हमको राइट हैंड साइड पे मिलेगा। अगर ऐसा किसी इक्वेशन में हमें देखने को मिल रहा है इट मींस कि वो रिएक्शन बैलेंस। अगर ये चीज हमको देखने को नहीं मिल रही है इसका मतलब वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमको उसे बैलेंस करना पड़ेगा। लैंग्वेज पढ़ते हैं। द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। देख लीजिए, यहां पे हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, क्या मिला हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या यहाँ पे Mg1 है? यस। प्रोडक्ट्स में भी मैग्नीशियम एक ही है? यस। यहां पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहां ऑक्सीजन एक ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। जैसे ही हमने प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन को 2 किया, कर दिया 2, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब हमको रिएक्टेंट्स के अंदर भी मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस इक्वेशन है। कैसे? 2 मैग्नीशियम यहां पे, 2 मैग्नीशियम यहां पे, 2 ऑक्सीजन यहां पे, 2 ऑक्सीजन यहां पर। समझ में आ गया आपको? ये होता है बैलेंस इक्वेशन। पहले इक्वेशन में मैग्नीशियम इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। बैलेंस करने के बाद मैग्नीशियम इधर 1, ऑक्सीजन इधर 2। इसी तरीके से बैलेंस करने के बाद इधर राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों साइड्स पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बराबर हो गए। यहां पे हमने 2 लगा दिया, यहां पे भी हमने 2 लगा दिया। 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ये हो गया एक बैलेंस्ड इक्वेशन। अब दूसरा एक इक्वेशन है जिसको आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया है जो हमने आपको बहुत पहले करके दिखा दिया है। आप देख सकते हैं 2 यहां लगा दिया है, 2 यहां लगा दिया है। दोनों इक्वेशंस दोनों तरफ मैग्नीशियम का नंबर ऑक्सीजन का नंबर बराबर हो गए। आगे देखते हैं हम। एक आध और इक्वेशंस होंगी जो आपको बैलेंस करके दिखाया होगा। जैसे फेरस का, यानी कि फेरस क्या होता है बेटा? आयरन। फेरस क्या होता है? Fe क्या होता है? ये होता है आयरन। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन Fe है, फेरस। ठीक है, Fe का मतलब फेरस। चलिए, फेरस का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, क्या बना? Fe3O4। और क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। इससे एक और बात हमको समझ में आती है, क्या? जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड। समझ में आ गया आपको? इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहां पे फेरस 1 है, यहां पे फेरस 3 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहां पे ऑक्सीजन 4 है। नीचे देख लीजिए किस तरीके से बैलेंस किया गया है। यहां फेरस 3 है, यहां भी हमने 3 फेरस कर दिया। यहां पे ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? किसी भी
रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देख लीजिए आप, अगले स्लाइड पे लिखा हुआ है 3 फेरस, यहां पे भी 3 फेरस, 4 यहां पे लगा दिया, ऑक्सीजन हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन यहां पे कितना है, हाइड्रोजन यहां पे कितना है 2, तो यहां हम लगा देंगे 4, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 3 फेरस, 3 फेरस। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? आप लोग इसको कायदे से चेक कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको कायदे से चेक कर लीजिएगा। एक और इक्वेशन यहां पे बैलेंस करके दिखाया है। अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस क्या होती है, सुनिए। इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स यूजिंग सिंबल्स। जैसे अगर किसी सॉलिड के बारे में बात की जाएगी तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन कर देंगे एस। मान लिया हम फेरस की बात कर रहे हैं, फेरस क्या होता है सॉलिड, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे एस। मान लिया हम H2O की बात कर रहे हैं, H2O क्या होता है लिक्विड, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे L फॉर लिक्विड। मान लिया हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं N2, N2 क्या होती है गैस, तो हम इसको लिख देंगे G, या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि ये रिलीज हो रही है गैस है। वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन लिखेंगे तो AQ लिख देंगे, वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशंस के लिए AQ। प्रेसिपिटेट अगर हो रहा होगा कोई चीज तो उसको नीचे का एरो डाउन एरो लगा के दिखाएंगे। रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अगर होगा तो कैसे दिखाएंगे देख लीजिए। हीट के लिए हम दिखाएंगे ये ट्रायंगल, हीट के लिए ये ट्रायंगल। ये सब रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में दिख जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो हमको सबसे पहले ये पढ़ना है कि आखिर कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। पढ़ लेते हैं भाई। पहली टाइप की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो चीजें मिलकर कोई नई चीज का फॉर्मेशन करती हैं, कॉम्बिनेशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। हमने आपको ये दोनों पिछले एग्जांपल्स में बता दिया है। जहां पे हीट या एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा। आइए हम अपने पहले रिएक्शन से शुरू करते हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन हो जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम कहेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे यहां पे कार्बन है, रिप्रेजेंटेशन इसका किया गया है, ब्रैकेट में एस लिखा गया, इट मींस कार्बन इज सॉलिड। यहां पे ऑक्सीजन है, जिस रिप्रेजेंटेशन इसका जी से किया गया, इट मींस दिस इज गैस। मिलके क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे लिखा है जी, यानी कि ये गैस है। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? आइए देख लेते हैं। कार्बन यहां पे एक है, यहां पे भी एक है, ऑक्सीजन यहां पे दो है, यहां पे भी दो है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं आप। बर्निंग ऑफ कोल से ये गैस रिलीज होती है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। देख लेते हैं। यहां पे H2 क्या है, गैस, O2 क्या है, गैस, मिलके बनाता है H2O जो कि है एक लिक्विड। समझ में आ गया? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल। 4 हाइड्रोजन यहां पे, 4 हाइड्रोजन यहां पे, 2 ऑक्सीजन यहां पे, 2 ऑक्सीजन यहां पे। समझ में आ गया? ये रिएक्शन भी बैलेंस है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन क्या होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बेटा स्लेक्ड लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइन। CaO जो सॉलिड होता है वो क्विक लाइन है, और स्लेक्ड लाइन एक्वस होता है जिसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइन याद रखिएगा बेटा, क्विक लाइन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा स्लेक्ड लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे टाइप की रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, पिछले वाले रिएक्शन में हमने आपको बताया कि जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तब हम उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
और जब एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा या बन जाएगा, उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते हैं, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down single reactant breaks down to form two or more products is known as decomposition reaction. Three type of decomposition are thermal decomposition, electrolytic decomposition and photolytic decomposition. देख लीजिए, तीन तरीके का डिकम्पोजिशन हो सकता है, या तो वो थर्मल हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है, या तो वो फोटोलाइटिक हो सकता है। देखिए थर्मल पहला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर थर्मली डिकम्पोजिशन हो रहा है, इट मींस कि वहां हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हीट से किसी एक रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में बनाया जा रहा है, इसका मतलब यहां पे हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इस पे जब हीट देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लाइमस्टोन। बेटा पिछले एग्जाम्पल में आपने क्या पढ़ा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप पढ़ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब आप हीट करेंगे तो क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यहां पे भी एक रिएक्टेंट हीट की वजह से दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। ये देखिए डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल सब है, लेकिन हीट की वजह से हो रहा है इसलिए थर्मल है। जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, जब लाइट की वजह से होगा तो फोटोलाइटिक होगा। फोटो का मतलब लाइट, लाइटिक या लाइसिस का मतलब होता है बेटा तोड़ना, ठीक। फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ना, और फोटोलाइटिक का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में तोड़ना। चलिए अगला एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट पे जब हीट पड़ती है तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाता है। यह भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। आइए अगली स्लाइड हम अपनी देख लेते हैं। अब हम करेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक, ये तीन तरीके के डिकम्पोजिशन होते हैं। दूसरा है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको हम कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में जब आप तोड़ेंगे तो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा। सिल्वर यहां पे लिखा हुआ है सॉलिड होता है, क्लोरीन यहां पे लिखा हुआ है गैस होता है। ये रिप्रेजेंटेशंस आपको पिछली स्लाइड में बता दी गई है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को अगर लाइट की प्रेजेंस में तोड़ा जाए तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। ये एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन ये लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर किसी केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल है वाटर। वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। देखिए जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसी भी केमिकल कंपाउंड का कराएंगे उस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ना, अपने फॉर्म्स में तोड़ना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। बन जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों की दोनों गैसेस हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. किसी एक कंपाउंड को आपने दूसरे किसी एलिमेंट से रिएक्शन करवाया और वो एलिमेंट जिससे आपने उसका रिएक्शन करवाया है वो ज्यादा रिएक्टिव है उस एलिमेंट से जो इस कंपाउंड में मौजूद है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट इस कम रिएक्टिव एलिमेंट वाले कंपाउंड में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह आके खुद जुड़ जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, जब फेरस का रिएक्शन कराया जाएगा कॉपर सल्फेट से, फेरस की स्टेट क्या है बेटा, सॉलिड, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, इसी तरीके एक्वस कंपाउंड है। इसी तरीके से जब फेरस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा
तब ये रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस फेरस ने इस कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया? ये जो फेरस है इस कॉपर को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह खुद आ गया और कॉपर अलग निकल गया। ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। क्यों हुआ? क्योंकि फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। समझ में आ गया? इसके लिए आपको रिएक्टिविटी की सीरीज याद करनी पड़ेगी, जो आपको बता दिया जाएगा क्या होता है। इसी तरीके से क्या जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? बिल्कुल। अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इस कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ गया है। देख सकते हैं आप, जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और बना लिया जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल गया। इसी तरीके से लेड जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो लेड क्लोराइड बना देगा, कॉपर निकल जाएगा। इसका मतलब फेरस, जिंक और लेड ये तीनों कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं। यही होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए देखते हैं आगे कुछ और एग्जांपल शायद लिखे होंगे। अब हम बात कर रहे थे अभी तक, ध्यान से देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे कि कोई एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट था, वो किसी कंपाउंड से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ रहा था और उस वाले कंपाउंड को जो यहां था उसको बाहर निकाल दिया, उस वाले एलिमेंट को। लेकिन जब यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही इक्वेशन में दो एलिमेंट्स करवाने लग जाएं, अभी तक तो एक एलिमेंट करवा रहा था, अब दो एलिमेंट करवाने लग जाएंगे तो उसी को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल। देख लीजिए भाई, क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड। जब एक नहीं दो डिस्प्लेस किए जाएंगे, ये डिस्प्लेस करेगा इसको और ये डिस्प्लेस करेगा इसको, तब हम उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो एक्वस कंडीशन में है, बेरियम क्लोराइड ये भी एक्वस कंडीशन में है। जब इस सोडियम ने इस बेरियम को डिस्प्लेस किया और खुद बेरियम की जगह आ गया और बेरियम को अपनी जगह भेज दिया, देख लीजिए यहां बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा? कॉमन सॉल्ट, नमक। समझ में आ गया आपको? इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां एक ही इक्वेशन में दो एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करें कि तुम मेरे जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाता हूं। ठीक, देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे अगली टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, O2 का ऐड होना टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जहां पे याद रखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हम पहले बात कर रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन की। जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगा, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, तब हम उसको बोलेंगे रिडक्शन। ध्यान से सुन लीजिए, इस चीज में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जब किसी रिएक्शन में या वो प्रोसेस रिएक्शन का जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल किया जाए और हाइड्रोजन का एडिशन किया जाए, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर और ऑक्सीजन, इन दोनों का रिएक्शन करवाया गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाया गया तो कॉपर बन गया, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस रिमूव हो गई और वाटर निकल गया। ये हो गया आपका रिडक्शन। ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल इज रिडक्शन। चलें अगली चीज, रेडॉक्स रिएक्शन। वो दोनों चीजें हमने आपको अलग अलग बताई कि एक रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। भाई पहले रिएक्शन में हमने क्या बताया, ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो। उसी का जस्ट अपोजिट रिडक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल हो और हाइड्रोजन का एडिशन हो। जब ये दोनों चीजें किसी एक रिएक्शन में एक साथ होने लग जाएं तो हम उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखा है? द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने लग जाए उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, यहां इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव किया गया और कॉपर बन गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हुआ, रिडक्शन। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को ऐड किया गया, बना वाटर, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर और वाटर इन दोनों का फॉर्मेशन करना इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रही है। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये Fe3O4 है, आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा बेटा, इसको थोड़ा जूम करेंगे दिख जाएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बाकी चीजें क्लियर है ये नहीं है। यहां पे Fe3O4 से ऑक्सीजन निकल के फेरस बन जा रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल इज नोन एज रिडक्शन। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ के वाटर का फॉर्मेशन कर ले रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया। अगली रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। अगला टाइप का जो रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है किसी चीज का जो केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हैं, जिस बर्तन में, जिस बीकर में, जिस वेसल में आप करा रहे हैं, उसमें अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट हो गई, नीचे इकट्ठी हो गई, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। देखते हैं क्या होती है प्रेसिपिटेट टाइप ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल, वो चीजें जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है उनका प्रेसिपिटेशन अगर हो गया तो हम उसको कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उस वेसल में, उस बीकर में अगर वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन हो गया केमिकल रिएक्शन करवाते वक्त, तो उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट एक्वस कंडीशन, बेरियम क्लोराइड एक्वस कंडीशन, इन दोनों का रिएक्शन करा दिया, क्या बना, बेरियम सल्फेट। क्यों, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया। ये और एक चीज का एग्जांपल है, किस चीज का, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है बेटा। आपको एग्जांपल में बताया गया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब एक ही रिएक्शन में दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें, ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये एक और टाइप का रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। देख लेते हैं, कोई और एग्जांपल शायद दिया हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने आपको बताया हीट या एनर्जी का लगना यानी कि एब्जॉर्ब होना किसी केमिकल रिएक्शन में, या हीट या एनर्जी का रिलीज होना। इस बेस पे कोई भी केमिकल रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, या तो वो एनर्जी को रिलीज करेगी, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए देख लेते हैं व्हाट इज एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व करती है क्या, इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का निकलना, इवॉल्व होना, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट निकलेगी बाहर, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। कौन सा एग्जांपल है इसका, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब भी आप किसी नेचुरल गैस को बर्न करेंगे, नेचुरल गैस क्या है, CH4, CH4 को क्या कहते हैं बेटा, मीथेन। क्या कहते हैं CH4 को, मीथेन। मीथेन एक नेचुरल गैस है। जब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, बंद करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बंद करेंगे, तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, और रिलीज होगा क्या, एनर्जी। समझ में आ गया। तो ये क्या टाइप की रिएक्शन है, यहां पे रिएक्टेंट्स में एनर्जी नहीं लगी है, प्रोडक्ट्स में एनर्जी रिलीज हुई है, इवॉल्व हुई है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, decomposition of vegetables into compost is also an example of an exothermic reaction। जब किसी वेजिटेबल को कंपोस्ट फॉर्म में तब्दील किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, किसी भी जगह से हीट का इवॉल्व होना, निकलना इज नोन एज इवोल्यूशन ऑफ हीट। और जहां पे भी इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा वो एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। बात खत्म। सुनिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको कंटिन्यू करते हैं। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन करते हैं हम। रेस्पायरेशन से क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी क्या है, एनर्जी है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी, आपको पता होनी चाहिए। तो ये रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया।
इसी तरीके से द फूड दैट वी इनटेक इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट। जो फूड हम खाते हैं जब उसका एसिमिलेशन होता है तो क्या होता है, एसिमिलेशन में यही कार्बोहाइड्रेट, यही प्रोटीन, यही फैट, यही डाइजेस्ट हो जाते हैं और एसिमिलेट कर लिए जाते हैं। समझ में आया? उसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। तो ये भी एनर्जी प्रोडक्शन ही करते हैं, एट लास्ट एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गए। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट था, उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन, thus absorbed are broken down into glucose, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ग्लूकोज combines with oxygen in the cell of our body and provide energy, this reaction is called as respiration। क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आया होगा मैं बता देगा। आपने फूड को खाया, फूड का हो गया एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद क्या बना, मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट बना, ठीक, इसी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना और इसी ग्लूकोज ने हमको एनर्जी दी, ठीक। तो फूड से एनर्जी का बनना, ये क्या प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक है भाई, सिंपल सी बात। हमने क्या बोला कि किसी भी चीज की रिएक्शन आप कराएं या रिएक्शन हो, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं तब ये बनता है। डायरेक्ट फूड से एनर्जी नहीं मिलती है, फूड का एसिमिलेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा, यही ग्लूकोज बाद में एनर्जी बनाएगा। तो ये एक एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक। इससे आपको एक और चीज याद आ रही होगी, फोटोसिंथेसिस, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी की प्रेजेंस में मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ये फोटोसिंथेसिस होती है। चलिए, ये बता दिया इन्होंने कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, बताया आपको, जस्ट ऑपोजिट, द रिएक्शन विच अकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, वहां पे इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा था, यहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कैसे, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट दे तो ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये एक और तरीके की रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कौन सा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक रिएक्टेंट तीन अलग अलग टाइप के, दो या दो से ज्यादा या तीन या चार या पांच टाइप के रिएक्टेंट्स में टूट रहा है। ऐसे रिएक्शन को बेटा हम क्या कहते थे, ऐसे रिएक्शन को हम कहते थे डीकॉम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। और डीकॉम्पोजिशन तीन तरीके का था, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। ये किस टाइप का है, यहां पे हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन है। और कौन सा है, और ये एंडोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी दी जा रही है, रिलीज नहीं हो रही है। समझ में आया? ऐसे ही लाइमस्टोन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो ये क्विक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक भी है, यानी कि हीट का इस्तेमाल कर रहा है, इवॉल्व नहीं कर रहा है। आइए अगली रिएक्शन हम देखते हैं। फिलहाल के लिए आपके पास इतनी रिएक्शंस इनफ है, आपके सिलेबस में इतनी रिएक्शंस दी गई हैं, आप अगर इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आना है। मोस्ट प्रोबेबली इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। आगे एक चीज और लिखी हुई है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, सुन लीजिए, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, हमने बताया था किसी भी केमिकल रिएक्शन में addition of oxygen and removal of hydrogen is known as oxidation। इसी तरीके से रिडक्शन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में addition of hydrogen and removal of oxygen is known as reduction। सुन लीजिए, the process of slow oxidation of oil and fat present in the food materials resulting in the change of smell and taste in them is called rancidity। जब स्लो ऑक्सीडेशन किसी भी फूड आइटम का होगा तो उसका चेंज हो जाएगा क्या, स्मेल और टेस्ट, तो उसी चीज को हम कहेंगे रेंसिडिटी, सड़ना, गलना। आप किसी भी फूड को रख दीजिए, धीरे धीरे उसके अंदर ऑक्सीडेशन होने लगेगी और उसका स्मेल, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, अब वो फूड आपका रेंसिड हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें रेंसिडिटी हो गई। पढ़ते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किन किन प्रोसेसेस से रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, बहुत सारे प्रोसेसेस देख लेते हैं। बाय कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ऑक्सीजन इनके कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन इनके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी, प्रिवेंट हो गया।
इसी तरीके से रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, अगर आप किसी भी खाने को बहुत कम टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेट कर देते हो, रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, और उसमें फूड आइटम्स को रख देते हैं जिससे रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है। तीसरा ऑप्शन, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स इन पैक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर, अगर आप किसी भी फूड आइटम को पैकेट्स के अंदर पैक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हवा जाएगी, आपको रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए उस ऑक्सीजन, उस एयर को निकाल कर नाइट्रोजन गैस डाल देनी है जिससे वो रेंसिडिटी से प्रिवेंट हो जाएगा। इट प्रिवेंट्स ऑयल एंड फैट्स फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर, और रिएक्टिंग विद एयर क्या है, ऑक्सीडेशन। रिएक्टिंग विद एयर का मतलब जैसे ही उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो हो गया ऑक्सीडेशन, और स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से वो खराब हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर, हवा के कांटेक्ट से आप बचा लीजिए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट से आप बचा लीजिए। एक और तरीका है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, उन्हीं ऑक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं जिसका नाम है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, इसका इस्तेमाल करके आप ऑक्सीडेशन से इसको बचा सकते हैं, यानी कि रेंसिडिटी से अल्टीमेटली आप उसको बचा सकते हैं। इसी तरीके आपको याद क्या करना है इसमें बेटा, बाकी चीजें तो बहुत कॉमन है, कीपिंग फूड इन टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेट कर देना, उनको नाइट्रोजन गैस डाल देना एयर के बजाय, इसी तरीके से एयर के कांटेक्ट में आने से उसको बचाना। ये BHA थोड़ा सा नया, आप इसको याद कर सकते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, नाम थोड़ा सा टफ है बेटा, लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है नाम, लेकिन याद कर सकते हैं, 2-3 बार आप BHA याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल। इसी तरीके से आप कोरोजन की बात करते हैं, आपने रेंसिडिटी पढ़ ली, फूड आइटम्स का खराब होना, है ना। इसी तरीके से कोरोजन क्या होता है पढ़ते हैं, द फिनोमिनॉन इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर, केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। वो फिनोमिनॉन जिसमें कोई भी मेटल स्लोली ईटन, खराब हो जाता है, खा लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, बाय रिएक्शन, किन किन चीजों का, एयर, वाटर और कुछ केमिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, इन तीनों चीज का रिएक्शन होगा और कोई भी मेटल कोरोजन कर लेगा। कैसे एग्जांपल, एक ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, किसी भी सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग जो आपको दिखती है और किसी भी कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग आपको दिखती है, ये कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का बहुत ही शानदार एग्जांपल, बचपन से आज तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा, इज ड्यू टू कोरोजन, कोरोजन की वजह से ही आयरन पर रस्टिंग होती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, देख लेते हैं कैसे, आप उस पर पेंट अप्लाई कर सकते हैं, आप उस पे पेंट अप्लाई कर सकते हैं रस्टिंग या कोरोजन से बचाने के लिए। पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, कब होगी रस्टिंग, कब होगा कोरोजन, जब मॉइस्चर और एयर उसके कांटेक्ट में आएगा, और इसी चीज को पेंट प्रिवेंट कर देता है जिससे कि कोरोजन नहीं होता है। ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। इतनी चीजें हमने आपको जल्दी जल्दी इसलिए बताई क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। अब हम देखेंगे इसी के कुछ क्वेश्चंस। आपको अगर आप कहें तो क्वेश्चंस में जो चीजें आती रहेंगी उनको दोबारा डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। ये हमने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं, आप इनको देख सकते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। पढ़ लीजिए भाई, मैंने मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में बताया था कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं, इसमें केमिकली कोई चेंज नहीं आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये एक फिजिकल प्रोसेस, इसमें केमिकली कोई चेंज नहीं आता है। सॉरी रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें चेंज आ जाता है। कैसे, जब फेरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बना लिया। इसी तरीके से कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर दिखता है, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर दिखता है, ये सारी चीजें कोरोजन की वजह से होती हैं। इसमें केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यहाँ फेरस ऑक्सीजन से मिलकर फेरस ऑक्साइड बना लिया है, केमिकल चेंज हुआ है, यस। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। आप H2O को, जो कि अभी सॉलिड फॉर्म में है यानी कि आइस,
आइस कह सकते हो आप सिंपली आइस, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसी को हीट प्रोवाइड कर दो तो ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, वापस से इसको रेफ्रिजरेट कर दो तो ये आइस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो क्या इसके अंदर हमने क्या बताया था कि जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो फिजिकल होगा, केमिकल प्रोसेस कभी रिवर्सिबल नहीं होता है, केमिकल प्रोसेस कभी रिवर्सिबल नहीं होता है, फिजिकल प्रोसेस ही रिवर्सिबल होता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन के बारे में आपको पता होगा, एक सरफेस फिनोमिनन है, किसी भी वाटर बॉडी का जो सरफेस वाटर है, सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, वो सनलाइट की वजह से, एनवायरमेंटल हीट की वजह से वेपोराइज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। और उसको वापस से ऊपर अगर उन वेपर्स को पकड़ के कूल कर दिया जाए तो वाटर के फॉर्म में आ जाएंगे, तो ये तो रिवर्सिबल हो गया, ये फिजिकल हो गया। यहां क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है केमिकल रिएक्शन कौन सा है, तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन है। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, इसमें सिर्फ आप ग्लास को तोड़ के छोटे छोटे अलग अलग ग्लास में तब्दील कर सकते हो, उसका टेक्सचर नहीं बदल दोगे कि आपने ग्लास को ब्रेक किया वो आयरन बन गया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। या वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ग्लास ऑक्साइड बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। ब्रेकिंग से ऐसा नहीं हो सकता, बाकी और कोई प्रोसेस हो वो अलग चीज है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। भाई कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ गए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नहीं। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिले तो इसमें NaCl का फॉर्मेशन हुआ और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। क्या इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है, नहीं। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड जब कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटा, ये क्या रिएक्शन है भाई, ये क्या रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। एक प्रोडक्टेंट जब दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में टूटता है तो हम उसको कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीका था, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका। एक था थर्मल डीकॉम्पोजिशन, पहला था थर्मल, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में उसको तोड़ना, तीसरा था आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीन तरीके का डिकम्पोजिशन था। पहला एग्जांपल आपका है जब कॉपर का रिएक्शन करवाया गया सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो बना कॉपर CuNO3 का होल ट्वाइस। ये कॉपर इस सिल्वर को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आ गया और सिल्वर निकल गया बाहर। ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। इसमें दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या एक, ओनली वन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉपर Ag को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ गया है और Ag निकल गया है बाहर। अब क्या होता कि कोई ऐसी रिएक्शन होती जिसमें दोनों कंपाउंड एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे होते तो हम उसको बोलते डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पे क्या है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज Mg+O, ये क्या रिएक्शन है जहां पे मैग्नीशियम मिल रहा है ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। देख लीजिए, क्या यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। डिस्प्लेसमेंट यहां नहीं हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट यहां नहीं हो रहा है, तो ये किस तरीके का रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। आइए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या रेस्पायरेशन में एनर्जी लगती है, नहीं। अभी हमने बताया कि रेस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। क्या, कैसे होती है भाई, फूड जो है, फूड का एसिमिलेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बोहाइड्रेट से हमारा ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज से हमारी एनर्जी बन गई, तो ये रेस्पायरेशन के थ्रू ही होता है, ठीक। तो ये क्या है, इसमें एटीपी जो है वो रिलीज हो रही है, ये एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, ये एटीपी एनर्जी करेंसी है, तो ये रिलीज हो रही है ना, ये लग तो नहीं रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कहां से हो गया। दूसरी हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलके सनलाइट की, ये इसको जरा साफ कर दे बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में
ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की है? आप लोगों ने इस रिएक्शन को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये इसके अंदर एनर्जी का यूज हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। आंसर है इसका फोटोसिंथेसिस। अच्छा, कंबशन और रस्टिंग, ये दोनों एग्जांपल ऑप्शन थे, आप देख सकते हैं उसको। इन अ केमिकल इक्वेशन द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट आर कॉल्ड। मान लिया कोई केमिकल इक्वेशन है, तो उसमें वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपका है कि द रिएक्शन KClO3 जब टूटा, KCl और O2 में, ये किस तरीके की रिएक्शन का एग्जाम्पल है? एक कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड्स में टूट गया, दो अलग अलग कंपाउंड्स में टूट गया। अब क्यों टूटा वो हमें अभी नहीं पता, कि हीट की वजह से टूटा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटा, फोटोलाइसिस की वजह से टूटा, तो इसको हम क्या कहेंगे? डीकंपोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। आंसर क्या हो गया? डीकंपोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको एक बात हम बता दें कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जिंक क्या है? एक मेटल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है। ये दोनों का रिएक्शन होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। समझ में आ गया? रिलीज होना, इवॉल्व होना एक ही बात है बेटा, निकलना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। मैंने आपको दो टर्म्स बताए थे, पहला आपको बताया ऑक्सीडेशन, दूसरा आपको बताया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, हम जरा साइन लैंग्वेज में आपको सिखाएंगे। ऑक्सीडेशन में O प्लस होता था यानी कि गेन होता था, हाइड्रोजन H निकलता था यानी कि रिमूव होता था, निगेटिव साइन से दिखाएंगे। सेम उसी तरीके से रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता था, हाइड्रोजन का गेन होता था। इस तरीके से आपको बताया गया था पिछली स्लाइड्स में। यहां पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन शो करेगा? नहीं। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन शो करेगा? यस। समझ में आ गया आपको? ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। बाकी सारे ऑप्शंस भी आपको पढ़ने, कंफ्यूज नहीं होना है। Which of the following reactions is used in black and white photography? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज किया जाता है? जब आप डिकम्पोजिशन करेंगे AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का, तो उसको हम उससे होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसको एज इट इज आप याद कर लेंगे, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा बताया नहीं गया है। चलिए, विच रिएक्शन शोज अ चेंज इन कलर एज एविडेंस। कौन सा रिएक्शन इसमें यह बताता है कि चेंज ऑफ कलर हो गया? हमने आपको क्या बताया कोरोजन में? कोरोजन होता है कॉपर के अंदर एक ग्रीन कलर आती है, सिल्वर के अंदर ब्लैक कलर आता है, ठीक। रस्टिंग के अंदर ब्राउनिश या रेडिश कलर आ जाता है। तो इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन ही तो है जो कलर चेंज बताता है। बाकी डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक को मिला दीजिए, कोई कलर चेंज नहीं आएगा। आइस का मेल्ट होना, कोई कलर चेंज नहीं नजर आएगा। वाटर का बॉयल होना, कोई कलर चेंज आपको नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। आपका पहली स्लाइड थी बैलेंस इक्वेशन की, बता दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। तो पहले रिएक्शन आपका बैलेंस मिल गया। बाकी क्यों बैलेंस नहीं है देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, ये तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ सोडियम 1, यहाँ सोडियम 1, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2। बाय द वे ये रिएक्शन भी बैलेंस है, इन्होंने शायद ऑप्शन कुछ गलत रख दिया है बेटा, ये गलती इसमें है, कोई बात नहीं, ये भी बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na, यहाँ Cl2, यहाँ पे भी Cl2। इसी तरीके से
कार्बन यहाँ एक है लेकिन यहाँ दो है, तो ये भी बैलेंस नहीं। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन सही है। बाय द वे ये वाला करेक्ट ऑप्शन था, इसमें शायद यहाँ पे इन्होंने कुछ लगाना भूल गए हैं, यहाँ 2 लगाना था, यहाँ लगाना भूल गए, कोई बात नहीं। आंसर है H2 और Cl2 मिलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द रिएक्शन ऑफ 2H2 एंड 2H2 प्लस O2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जब दो वाटर मॉलिक्यूल को आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है, ये दोनों किस फॉर्म में, ये हो गया आपका, कहां गया भाई, थोड़ा नीचे आ जाइए सर। यस, देखिए बेटा, ये है आपका लिक्विड फॉर्म में और ये आपका गैसियस फॉर्म और ये आपका गैसियस फॉर्म। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। आपने वाटर जनरली लिक्विड ही देखा हो, जब वाटर लिखेंगे तो लिक्विड लिखेंगे। वाटर को जब हम लिख देंगे ब्रैकेट में सॉलिड टू आइस हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको लिक्विड फॉर्म में लिया गया। ये किस टाइप की रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिएक्टेंट है, ये दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो सारी सी बात है भैया, पहला ही ऑप्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन इसमें हो नहीं रहा है, कहां दो चीजें मिल रही हैं, एक ही चीज है रिएक्टेंट्स में, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो नहीं रही है कि कोई चीज किसी चीज को डिस्प्लेस कर रही हो, न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या होगा जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से ऐड किया जाएगा, ये सिल्वर इस सोडियम को डिस्प्लेस करेगा और ये सोडियम इस सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां पे बनेगा सिल्वर क्लोराइड, यहां पे बनेगा सिल्वर क्लोराइड और क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये दो चीजें बनेगी। यानी कि सिल्वर ने सोडियम को डिस्प्लेस किया और सोडियम ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। यहां पे कंबशन नहीं हो रहा है, यहां पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहां पे डीकॉम्पोजिशन भी नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग। अगर किसी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट किया जाए तो कलर दूसरा होगा, बिफोर हीटिंग उसका कलर ग्रीन होगा। ये आप लोग एज इट इज याद कर लेना बेटा कि फेरस सल्फेट का बिफोर हीटिंग कलर क्या होता है, ग्रीन। फेरस सल्फेट का बिफोर हीटिंग कलर क्या होता है, ग्रीन। देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। क्या फ्रीजिंग ऑफ वाटर केमिकल चेंज है, नहीं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर केमिकल चेंज नहीं है। आपने वाटर को फ्रीज कर दिया, आइस बन गया, आइस को हीट कर दिया, वाटर बन गया, तो ये तो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसा होता है, फिजिकल चेंज। क्या टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है, आप एक पेपर लो, उसको फाड़ दो तो वो दो अलग अलग तरीके का थोड़े बन जाएगा, उसमें कोई चेंज थोड़े आएगा, वो तब भी पेपर ही रहेगा। ठीक है भाई। कुकिंग ऑफ फूड और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को आप मेल्ट कर दीजिए फिर ठंडा कर दीजिए तो दोबारा वैक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं, ये सारे फिजिकल चेंज है। इसमें से कुकिंग ऑफ फूड जो है ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि आप सिंपली चाय बनाइए, चाय के अंदर आपने दूध डाली, पत्ती डाली और चीनी डाल दी, चाय बनके तैयार हो गई। अब मैं आपसे कहूं उस चाय से दूध हमें वापस निकाल के दिखाइए, हो सकता है नहीं, तो ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है, इसलिए ये केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज नहीं है। समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, आपको ये आने चाहिए। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट, हाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको कहते हैं, ये शायद इसमें नहीं था। जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, लिख लीजिए, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है तब हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। देख लीजिए भाई, इसमें पूछ रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। देख लीजिए कौन से वाले में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। यहाँ पे था Zn बन गया ZnSO4, यहाँ पे था कॉपर, यहाँ पे बन गया Cu, यहाँ पे था Na, यहाँ पे बन गया NaCl, यहाँ पे था HCl बन गया H2O। इसी तरीके से ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है।
ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इन्हीं दोनों में से होगा। इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन था बेटा, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं था बेटा, यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, जिंक ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो पहला रिएक्शन जो है आपका वो रेडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है। जहां एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। चलें क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज। आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन बनेगा, कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन बनेगा। इसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। विच केमिकल इज यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, आपको अभी बताया गया है थोड़ी देर पहले कि एक BHA करके ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए बचाया जाता है। ऑप्शन करेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट, एग्जांपल है BHA, इसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, ये है आपका BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल। ये क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है, ये रेंसिडिटी से किसी भी फूड को प्रिवेंट करता है। और एक गैस है जो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करती है, उसका नाम है नाइट्रोजन गैस। आप एयर से किसी भी फूड को जितना दूर रखेंगे रेंसिडिटी से उतना ही बचा पाएंगे। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 20 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज थी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन फेरस एंड कॉपर सल्फेट, जो मिलके बनाया क्या, फेरस सल्फेट और कॉपर, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। सिंपल, हमने आपको एग्जाम्पल में बताया भी था कि फेरस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए फेरस जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, क्या आपको ये सारे टर्म अच्छे से याद हो गए? क्या आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इन 20 क्वेश्चंस को एक दफा दोबारा देखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना कम से कम, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है ये। आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पता चल गया, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पता चल गया, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पता चल गया, आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पता चल गया, आपको रेडॉक्स के बारे में पता चल गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पता चल गया। समझ में आ गया? इतनी रिएक्शंस इनफ। शुक्रिया, थैंक यू।